तो चलिए आज हम जयशंकर प्रसाद के महान महाकाव्य कामायनी को समझने की कोशिश करते हैं। हम इसके हर जरूरी पहलू को आसान नोट्स में बदलेंगे ताकि परीक्षा के लिए तैयारी एकदम पक्की हो जाए। तो ये रहा हमारा रोड मैप। हम एक एक करके इन 6 हिस्सों को देखेंगे। कामायनी के परिचय से शुरू करेंगे और इसके गहरे दर्शन तक पहुंचेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिल्कुल बेसिक चीजों की। कामायनी की नींव क्या है, इसके कुछ बुनियादी तथ्य क्या हैं? अच्छा, तो ये टेबल हमें एक नज़र में सारी जरूरी जानकारी देती है। देखिए, इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। रचना का समय है 1936। ये एक महाकाव्य है और ये छायावाद युग की सबसे बड़ी रचनाओं में से एक मानी जाती है। और हाँ, इसकी जो कहानी है वो मनु और श्रद्धा की पौराणिक कथा पर आधारित है। ठीक है, तो बेसिक बातें तो हो गईं। अब आते हैं इसके सबसे जरूरी हिस्से पर। कामायनी का दिल यानी इसका केंद्रीय भाव क्या है? आखिर प्रसाद जी कहना क्या चाहते थे? देखिए, कामायनी का जो पूरा दर्शन है ना, वो मानव जीवन के सिर्फ तीन मूल तत्वों के इर्द गिर्द घूमता है। इन्हीं के आपसी संतुलन की ये पूरी कहानी है। तो सवाल उठता है, ये 3 तत्व हैं कौन से? चलिए देखते हैं। तो पहला तत्व है इड़ा। इड़ा यानी हमारी बुद्धि, हमारा तर्क, हमारा साइंटिफिक दिमाग। वो हिस्सा जो हर चीज को तौलता है, विश्लेषण करता है। और बुद्धि के सामने दूसरा तत्व है श्रद्धा। श्रद्धा यानी हमारा दिल, हमारी भावनाएं, प्रेम, करुणा, विश्वास, ये सब श्रद्धा का प्रतीक है। तो एक तरफ हो गई बुद्धि यानी इड़ा, दूसरी तरफ हो गया दिल यानी श्रद्धा। और इन दोनों के बीच जो संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है वो है मनु। मनु हमारी अपनी चेतना का प्रतीक है, जो हमेशा दिमाग और दिल के बीच सही रास्ता खोजने की जद्दोजहद में लगा रहता है। और बस यही है कामायनी का पूरा सार। जयशंकर प्रसाद का संदेश बिल्कुल साफ है कि एक संपूर्ण इंसान वो नहीं है जिसके पास सिर्फ बुद्धि हो या सिर्फ भावनाएं हो। संपूर्ण इंसान वो है जो बुद्धि और भावना यानी इड़ा और श्रद्धा दोनों के बीच एक खूबसूरत संतुलन बना लेता है। तो ये तो हुई दर्शन की बात। अब सवाल ये है कि प्रसाद जी ने इस पूरी फिलॉसफी को एक कविता की शक्ल कैसे दी? कामायनी को कई सर्गों में यानी चैप्टर्स में बांटा गया है और हर सर्ग मनु की इस यात्रा का एक पड़ाव है। ये सर्ग असल में मनु की मानसिक यात्रा को दिखाते हैं। देखिए, शुरुआत होती है चिंता से, जब प्रलय के बाद मनु बिल्कुल अकेले और परेशान है। फिर ये यात्रा श्रद्धा और काम जैसे पड़ावों से गुजरती है और फिर कर्म और विचार के रास्ते वो आखिर में उस आनंद तक पहुंचते हैं जो संतुलन से मिलता है। और अंत में है निर्वेद यानी परम शांति। तो ये एक तरह से पूरी साइकोलॉजिकल जर्नी है। अब बात करते हैं इसके किरदारों की। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कामायनी के जो पात्र हैं वो सिर्फ कहानी के किरदार नहीं हैं, बल्कि वो बहुत शक्तिशाली प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, मनु वो पूरी मानव जाति के प्रतीक हैं, श्रद्धा वो प्रेम और करुणा का प्रतीक है, और इड़ा वो बुद्धि और तर्क का। असल में ये पात्र ही हैं जो कामायनी के पूरे दर्शन को अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर कामायनी को हिंदी साहित्य में इतना ऊंचा दर्जा क्यों दिया गया है? क्या खास है इसमें? देखिए, इसका महत्व कई वजहों से है। पहली बात, ये छायावाद युग का दार्शनिक शिखर माना जाता है। मतलब फिलॉसफी के लेवल पर यह उस दौर की सबसे ऊंची रचना है। दूसरी बात, इसकी भाषा संस्कृत से भरी हुई लेकिन बेहद भावपूर्ण भाषा। और तीसरी, ये एक सिंबॉलिक और साइकोलॉजिकल कविता है जो इंसान की जिंदगी की बहुत गहरी व्याख्या करती है। तो चलिए अब हम इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और इसके अंतिम निष्कर्ष पर आते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कामायनी सिर्फ एक महाकाव्य या एक कहानी नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये असल में जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है, एक फिलॉसफी है। इसकी कहानी तो बस एक माध्यम है उस बड़े संदेश तक पहुंचने का। तो अगर पूरी कामायनी को एक छोटे से फॉर्मूले में समेटना हो तो वो ये है: बुद्धि यानी हमारा दिमाग प्लस भावना यानी हमारा दिल, इन दोनों का जोड़ ही हमें सच्चा आनंद दे सकता है। और शायद यही कामायनी की आज के समय में सबसे बड़ी प्रासंगिकता है। यह हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज की इस दुनिया में जो डेटा और लॉजिक पर इतनी ज्यादा चलती है, हम अपने अंदर के श्रद्धा तत्व को, अपनी भावनाओं को कैसे जिंदा रखें, कैसे बुद्धि और भावना का वो संतुलन बनाएं जिसकी बात प्रसाद जी कर गए। इसी सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।